कमजोर समझकर मास्टर हर दिन झोंगटे पर चिल्लाता था, लेकिन आज झोंगटे ने बैग से गन निकाली और मास्टर को शूट कर दिया। इतना ही नहीं, उसने पूरी क्लास पर गोलियों की बारिश कर दी। अफरा तफरी मच गई, लेकिन उस क्लास से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल सका। दरअसल झोंगटे पिछले 10 सालों से फेल हो रहा था। इसी वजह से स्कूल में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। हालांकि पास होने के लिए वह जी तोड़ मेहनत करता था, मगर उसके हॉस्टल का रूममेट हर रात लड़की लेकर आता, शोर शराबा करता और उसकी पढ़ाई में खलल डालता, जबकि हॉस्टल में बाहर वालों को लाना सख्त मना था। झोंगटे ने ऑनर से उसकी शिकायत भी की, साथ ही बताया कि हॉस्टल के लड़के कॉमन फ्रिज से उसका टिफिन चुरा कर खा जाते हैं, लेकिन ऑनर ने कभी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वापस कमरे में लौटा तो देखा कि एक आदमी दरवाजा खोलकर अंदर ही सिगरेट पी रहा था, जबकि हॉस्टल के अंदर धूम्रपान पूरी तरह मना था। झोंगटे ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उल्टा झोंगटे की ही पिटाई कर दी। हर रोज का अपमान सहते सहते वह तंग आ चुका था। उधर एक दूसरी बिल्डिंग में एक रूम मालकिन को किराएदार की लाश मिली। जांच के दौरान पुलिस को लाश की जेब से कुछ गोलियां मिली। इतनी बड़ी गोलियां डिटेक्टिव एसीओ ने अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखी थी। उसने तुरंत डिटेक्टिव ली को बुलाया, क्योंकि वह पहले सेना में स्नाइपर रह चुका था। मौके पर पहुंचकर ली की नजर छत के टूटे हुए हिस्से पर गई। जांच करने पर पता चला कि वहां भारी मात्रा में गोलियां छिपाकर रखी गई थी, लेकिन इसके पीछे की वजह उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। इधर स्कूल में नरसंहार करने के बाद अब झोंगटे हॉस्टल वालों को सबक सिखाने आ चुका था। जैसे ही उसका पड़ोसी फिर शोर मचाने लगा, झोंगटे ने उन दोनों पर गोलियों की बौछार कर दी। किसी तरह लड़की बच गई और उसने पुलिस को फोन कर दिया। तभी झोंगटे ने उससे फोन छीन लिया, खुद ही पुलिस को पूरी घटना बताई और अपना हॉस्टल का पता भी दे दिया। इसके बाद जिसने भी उसके साथ बदसलूकी की थी, वह एक एक कर सबको गोलियों से भूनता चला गया। दूसरी तरफ पुलिस हेडक्वार्टर ने हॉस्टल के आसपास मौजूद सभी यूनिट्स को अलर्ट कर दिया। डिटेक्टिव ली भी उसी इलाके में था, इसलिए वह तुरंत घटना स्थल की ओर निकल पड़ा। तब तक झोंगटे कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। उसने ठान लिया था कि इस हॉस्टल से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। उसने हॉस्टल के मालिक को भी मार डाला, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसने उसकी शिकायतें पहले सुन ली होती तो आज यह नौबत नहीं आती। इसी बीच शहर के दूसरे हिस्से से भी गोलीबारी की एक और वारदात सामने आती है, जहां एक सिरफिरे ने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था। सिर्फ एक छोटा बच्चा जिंदा बचा। डिटेक्टिव जो उस बच्चे को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। कातिल भी उसी थाने में मौजूद था। उसे देखते ही बच्चे का खून खौल उठा। उसने डिटेक्टिव जो की पिस्तौल उठाकर उस पर तान दी, लेकिन आखिरी पल में खुद को गोली चलाने से रोक लिया। डिटेक्टिव जो ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और अब वही डिटेक्टिव ली के नाम से जाना जाता है। जब तक ली हॉस्टल पहुंचा, दूसरी पुलिस यूनिट पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। झोंगटे ने उन पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। किसी तरह वे अपनी जान बचाकर पीछे हटे। इसके बाद झोंगटे एक एक कमरे में घुसकर लोगों को बेरहमी से मारने लगा। वह लगातार चिल्ला रहा था, तुम सब जीने के लायक नहीं हो। आखिरकार ली खुद उसके सामने आ गया। उसने जानबूझकर झोंगटे से लगातार फायरिंग करवाई ताकि उसकी गोलियां खत्म हो जाएं। जैसे ही मौका मिला, ली उस पर टूट पड़ा और आखिरकार उसे दबोच लिया। जब झोंगटे के कमरे की तलाशी ली गई तो उसके बेड के अंदर से कई गन बरामद हुई। जांच में पता चला कि इन गनों में वही गोलियां इस्तेमाल होती हैं जो पहले आत्महत्या वाले केस से बरामद हुई थी। इससे साफ हो गया कि दोनों मामले आपस में जुड़े हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल था कि कोरिया में ये गन आखिर ला कौन रहा है। पूछताछ में झोंगटे ने कबूल किया कि किसी अनजान शख्स ने उसे ये गन कोरियर से भेजी थी, लेकिन वो कौन था? किस कोरियर कंपनी ने पार्सल डिलीवर किया? बॉक्स पर ऐसा कोई सुराग नहीं था। उसी दोपहर एक महिला वाटर प्यूरिफायर मैकेनिक अपने एक क्लाइंट के घर सर्विस करने पहुंची। वहां रखा पार्सल देखकर उसे यकीन हो गया कि वह सही पते पर आई है, लेकिन घर की मालकिन पार्क क्यांग मौजूद नहीं थी। तभी उसका बेटा जॉन दरवाजा खोलता है और बताता है कि उसकी मां मार्केट गई हुई है। जॉन घर पर अकेला था, फिर भी महिला अपना काम शुरू कर देती है। काम के दौरान उसकी नजर जॉन के पैर में बंधे एंकल मॉनिटर पर पड़ती है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा मॉनिटर आमतौर पर पैरोल पर छूटे जघन्य अपराधियों को पहनाया जाता है, ताकि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। महिला जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके निकलने लगती है, लेकिन तभी जॉन उसका रास्ता रोक लेता है। गनीमत रही कि उसी वक्त डिटेक्टिव ली वहां जॉन के एंकल मॉनिटर की जांच के लिए पहुंच गया और महिला सुरक्षित निकल गई। ली का साथी मॉनिटर ठीक करने लगा, लेकिन इसी बीच जॉन उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि उसे ली ने उसी वक्त सबक सिखा दी। जो आदमी पुलिस से भी नहीं डरता था, सोचिए अगर उसी के हाथ किसी अज्ञात शख्स ने कोरियर से गन भेज दी हो। उस कोरियर की एक नजर देखकर ली लौट जाता है। जॉन जैसे ही उस पार्सल को खोलता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। अब वो पूरे शहर में मौत का तांडव मचाने वाला था। दूसरी ओर एक बिजनेसमैन सीओ के गुंडे किम नाम के शख्स को बेरहमी से पीट रहे थे। सीओ उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता था। जब किम ने झुकने से इनकार कर दिया तो उन्होंने जबरन उसका पूरा धंधा हथिया लिया। इस साजिश में सीओ के सबसे भरोसेमंद आदमी योंगू का अहम रोल था। उसकी वफादारी से खुश होकर सीओ ने फैसला किया कि अब वही इस बिजनेस को संभालेगा।
इसके बाद योंगू के गुंडों ने किम की जमकर पिटाई की और उसे खत्म करने की जिम्मेदारी जोंग मैन को सौंप दी। जोंग मैन, जो सीओ के लिए काम करता था, किम को बोरी में भरकर एक सुनसान जगह ले गया ताकि वहीं उसे मारकर दफना सके। मौत सामने देखकर किम पहले अपनी जान की भीख मांगने लगा। फिर उसने बताया कि सीओ उसका बिजनेस योंगू को देने वाला है, जबकि यही वादा उसने जोंग मैन से भी किया था। ये सुनकर जोंग मैन के मन में शक तो पैदा हुआ, लेकिन उसे लगा कि किम अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। तब किम ने आखिरी दांव खेला। उसने कहा कि उसकी कंपनी के बेसमेंट में एक ट्रक बंदूक रखा है, यकीन नहीं है तो उसका सैंपल उसकी कार की डिक्की में रखी है। अगर जोंग मैन जाकर देख ले तो उन्हीं गनों के दम पर वह अपने बॉस सीओ का पूरा साम्राज्य हथिया सकता है। एक पल के लिए जोंग मैन के मन में लालच जरूर आया, लेकिन उसने किम की बात अनसुनी कर दी और वहीं उसे मारकर दफना दिया। अगली सुबह जोंग मैन सीओ से मिलने पहुंचा और उसे उसका वादा याद दिलाया कि किम का काम तमाम करने के बाद वह बिजनेस उसी और उसके आदमियों को मिलेगा। लेकिन सीओ तुरंत अपनी बात से मुकर गया। उसने कुछ पैसे जोंग मैन के हाथ में थमाए और उसे चलता कर दिया। ये बेइज्जती जोंग मैन और उसके आदमियों से बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में वे उसी जगह लौटे जहां से किम को अगवा किया गया था। वहां उन्होंने किम की कार की डिक्की खोली तो सचमुच उसमें गन रखी थी। अब उन्हें यकीन हो गया कि किम आखिरी वक्त तक झूठ नहीं बोल रहा था और यहीं से सीओ की मुश्किलें शुरू होने वाली थी। उधर पुलिस झोंघटे के हॉस्टल के बाहर लगी सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी थी, लेकिन उनके हाथ कोई खास सुराग नहीं लगा। तभी जांच के दौरान डिटेक्टिव ली को वही कोरियर कार्टन मिला जिसमें झोंघटे के पास गन पहुंचाई गई थी। कार्टन का लोगो देखते ही ली के दिमाग की घंटी बज उठी। बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स उसने कुछ समय पहले जॉन के घर के बाहर भी देखा था। अपने साथियों से पता चला कि जॉन कुछ देर पहले एक टैक्सी में बैठकर निकला था। पुलिस ने तुरंत टैक्सी का पीछा किया, लेकिन उसके अंदर सिर्फ जॉन का मोबाइल और एंकल मॉनिटर मिला। असल में वह करीब आधा घंटा पहले ही टैक्सी से उतर चुका था। ली बिना वक्त गंवाए सीधे जॉन के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो देखा कि दरवाजा पहले से खुला था। तभी अंदर से हल्की सी आहट सुनाई दी। ली फुर्ती से भीतर घुसा और उस शख्स को दबोच लिया। थोड़ी हाथापाई के बाद उसने उसे आसानी से काबू में कर लिया। पूछताछ में उस शख्स ने अपना नाम मूनबेक बताया। उसने कहा कि वह यहाँ सिर्फ अपना पैकेज लेने आया था। इसी दौरान एक बड़ा खुलासा भी हुआ। पता चला कि ये सारी गन IRU इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट आर्म्स ग्रुप ने चोरी छिपे दक्षिण कोरिया में पहुंचाई थी। उनका पहला डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर किम था, लेकिन डील के कुछ ही दिनों बाद सीओ ने उसकी हत्या करवा दी और पूरा नेटवर्क अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन उसे गन्नों के बारे में नहीं पता था। दूसरी तरफ लाख कोशिशों के बावजूद ली को जॉन के घर से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तभी मूनबेक ने बताया कि उसे अलग अलग तरह की गोलियों से भरा एक बॉक्स मिला था जिसमें कई लोगों के नाम और पते लिखे हुए थे। सच जानने के लिए वह उन्हीं पतों में से एक पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक आदमी बैग लेकर जल्दबाजी में घर से निकला और दरवाजा खुला छोड़ गया। मौका देखकर मून घर के अंदर घुस गया और तलाशी लेने लगा, लेकिन तभी ली भी वहां पहुंच गया। इतने में दरवाजे पर एक और आदमी अधमका। मून ने बिना देर किए उस पर हमला कर दिया। कुछ देर तक भाग दौड़ चली और आखिरकार मून की मदद से वह आदमी पकड़ लिया गया। लेकिन पुलिस का असली निशाना अब भी जॉन था, जिसकी लोकेशन सीसीटीवी कैमरों के जरिए ट्रैक की जा रही थी। परेशानी बस इतनी थी कि ली के पास उसका पीछा करने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। तभी किस्मत ने साथ दिया। मूनबेक के पास कार थी और वह ली की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उस अनजान आदमी को वहीं एक खंभे से बांधकर ली और मून जॉन को पकड़ने निकल पड़े। कार में वही गोलियों से भरा बॉक्स भी था जो मून को मिला था। सीसीटीवी कैमरों के जरिए ट्रैक करते करते आखिरकार पता चला कि जॉन पुलिस से भागने के बजाय सीधे गोंगिन स्यूबू पुलिस स्टेशन की ओर जा रहा है। खतरे को भांपते हुए ली ने तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन करके सभी को सतर्क रहने और सुरक्षा बढ़ाने की चेतावनी दी। लेकिन इससे पहले कि कोई तैयारी कर पाता, जॉन पुलिस स्टेशन के अंदर घुस चुका था। उसी वक्त ली भी बाहर पहुंच गया। वह एक ऑफिसर से हथकड़ी लेकर मून के हाथों में डाल ही रहा था कि तभी अंदर से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। जॉन ने उन 2 प्रोबेशन ऑफिसर्स को निशाना बना लिया था जो हर दिन फोन करके उसकी निगरानी करते थे। आज वह उनसे अपना हिसाब चुकता करने आया था। अगले ही पल उसने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। जॉन के लिए यह सब आसान था क्योंकि वह पहले सेना में रह चुका था। दूसरी तरफ पुलिस के पास सिर्फ रिवॉल्वर थी जो उसकी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल के सामने बिल्कुल बेबस साबित हो रही थी। हालांकि पुलिस के पास कुछ ऑटोमेटिक गन जरूर थी जो झोंघटे के पास से बरामद होकर एविडेंस रूम में रखी थी, लेकिन उनकी गोलियां मून की कार में थी, जबकि सभी पुलिसकर्मी स्टेशन के अंदर फंसे हुए थे। जॉन बाहर से लगातार गोलियां बरसाकर उन्हें असली डर का एहसास करा रहा था। जरा सी गलती उनकी जान ले सकती थी। इसके बावजूद डिटेक्टिव ली ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। वह गोलियों की बौछार के बीच से निकलता हुआ किसी तरह एविडेंस रूम तक पहुंच गया। इस दौरान बाकी कर्मचारियों को बाहर निकलने का मौका मिल गया। सिर्फ एक ऑफिसर वहीं रुका जिसे गोली लग चुकी थी। उसने अपनी जान की परवाह की बिना जॉन का ध्यान भटकाए रखा ताकि उसके साथी को गोली चलाने का मौका मिल सके, लेकिन उसका निशाना चूक गया और गोली जॉन के चेहरे को छूती हुई निकल
निकल गई। गुस्से से बौखलाया जॉन जैसे ही दोबारा खड़ा हुआ, उसी पल ली ने एंट्री मारी। उसने बिना एक पल गंवाए फायर किया और जॉन को वहीं ढेर कर दिया। अगर उस वक्त ली ने यह फैसला नहीं लिया होता तो कई पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके होते। लेकिन इस पूरी घटना के पीछे एक और बड़ा राज छिपा था। पूरा मंजर एक अज्ञात न्यूज रिपोर्टर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ ही देर में यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खबर इस तरह पेश की गई कि एक पुलिस अधिकारी ने एक अपराधी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामला पूरी तरह पलट गया। डिटेक्टिव ली के खिलाफ जांच बैठा दी गई और उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। रही बात उस गुंडे की जिसे खंभे से बांधा गया था, सीसीटीवी में देखने पर पता चला कि वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो चुका था। हालांकि एक पुलिस अफसर ने उसे देखते ही तुरंत पहचान लिया। उसने बताया कि वह आदमी सीओ के लिए काम करता है। दूसरी ओर मूनबेक का रिकॉर्ड पूरी तरह साफ निकला, इसलिए पुलिस ने गोलियां जब्त कर ली और उसे छोड़ दिया। इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बिजनेसमैन किम जिंदा था। दरअसल जोंग मैन ने आखिरी वक्त पर उसकी बातों पर भरोसा कर लिया था और उसे अपने साथ मिला लिया था। जब कोरिया में 10 ट्रक हथियार लाए गए थे, तब उनमें से आधा ट्रक किम को बांटने के लिए दिया गया था। IRU ने उसे उन लोगों की एक लिस्ट भी सौंपी थी जिन तक ये गन पहुंचानी थी। किस्मत से वह लिस्ट अब भी किम की जेब में सुरक्षित थी, लेकिन हथियार बांटने से पहले ही सीओ ने उसका होटल हथिया लिया था। किम को उम्मीद थी कि सीओ अब तक उन गनों के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि वे होटल के स्टोर रूम में पैक करके छिपाई गई थी। किम और जोंग मैन दोनों सीओ से बदला लेना चाहते थे, लेकिन उनके आदमी सीधे होटल जाकर हथियार नहीं निकाल सकते थे। तभी किम की नजर उस लिस्ट पर पड़ी। उसने देखा कि लिस्ट में पहला नाम उसी शख्स का था जिसने पहले ही 20 लोगों को गोलियों से भून डाला था, यानी बाकी लोगों तक भी हथियार पहुंच चुके होंगे। अब देर करने का कोई मतलब नहीं था। जोंग मैन ने अपने आदमियों को लिस्ट में दिए गए हर पते पर भेज दिया ताकि गन वापस लाई जा सके। लेकिन तभी एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। जोंग मैन का सबसे भरोसेमंद आदमी सू पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हालांकि सही वक्त पर उसके साथियों ने उसे छुड़ा लिया। इधर सू के पकड़े जाने के बाद मैनेजर सीओ भी शक के घेरे में आ चुका था। डिटेक्टिव ली को पूरा यकीन था कि जॉन के घर से पकड़ा गया आदमी सीओ का ही गुर्गा है। शायद वही इस पूरे हथियारों के नेटवर्क के पीछे है। शायद वही लोगों को मुफ्त में गन बांटकर कोरिया में अपना हथियारों का साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। लेकिन पूछताछ के दौरान सीओ ने हर आरोप से साफ इनकार कर दिया। उसके लोग आज भी अपना काम चाकुओं से ही करते हैं। वैसे भी कोरिया जैसे देश में किसी के पास गन होना अपने आप में ही हैरानी की बात थी। इतना ही नहीं, सीओ ने सू को पहचानने तक से इनकार कर दिया। इसके बावजूद डिटेक्टिव ली पीछे हटने वाला नहीं था। जाते जाते उसने सीओ को सख्त चेतावनी दी, अगर इस पूरे खेल में तुम्हारा जरा भी हाथ निकला तो इस बार तुम बच नहीं पाओगे। उधर एक हाई स्कूल में कुछ लड़के अपने क्लासमेट ग्यूजिन को बेरहमी से धमका रहे थे। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने स्कूल की लड़कियों की अश्लील तस्वीरें उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं खींची थी। तभी ग्यूजिन का दोस्त सियांगजून हांफता हुआ वहां पहुंचा। दरअसल उसे सजा दी गई थी कि जब तक वह सिगरेट लाकर नहीं देगा तब तक उसके दोस्त की पिटाई होती रहेगी। इस पूरी घटिया हरकत के पीछे मायोल का सिर्फ एक ही मकसद था, बाइक खरीदना। इसके लिए वह स्कूली लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें ऑनलाइन बेचता था और सियांगजून से जबरदस्ती फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनवाता था। ग्यूजिन और सियांगजून दोनों उससे तंग आ चुके थे। जब तस्वीरों वाला खेल ज्यादा नहीं चला तो मायोल ने ग्यूजिन से उसकी माँ का ID कार्ड चुरा कर लाने को कहा ताकि वह ब्लैक मार्केट से लोन ले सके। लेकिन ग्यूजिन ने ID चुराने के बजाय उसे कुछ पैसे दिए और साफ कह दिया, मेरी माँ दिन रात मेहनत करके कमाती है, मैं उनका ID कभी नहीं चुरा सकता। ये सुनते ही मायोल आग बूला हो गया। उसने ग्यूजिन को बेरहमी से पीटा और धमकी दी, अगली बार अपनी माँ का ID लेकर आना वरना जान से मार दूंगा। इस लगातार हो रही गुंडागर्दी से तंग आकर ग्यूजिन ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। लेकिन बदमाशों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे लगातार मैसेज करके धमकाते रहे कि अगर वह ID लेकर स्कूल नहीं आया तो वे उसकी माँ के रेस्टोरेंट तक पहुंच जाएंगे। तो ग्यूजिन मजबूरी में दोबारा स्कूल के लिए निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे एक ऐसा कोरियर मिला जो पूरी कहानी का रुख बदलने वाला था। उसी दिन स्कूल का हर एग्जिट गेट किसी ने लॉक कर दिया था। बच्चे ही नहीं, टीचर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ कुछ बदमाश लड़के सियांगजून की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। वजह सिर्फ इतनी थी कि वह 20 मिनट तक उनकी नजरों से ओझल रहा था। वे बार बार उससे एक ही सवाल पूछ रहे थे, कहाँ गया था, क्या करने गया था, और हर जवाब के बदले उसे लात घूंसों से पीटते जा रहे थे। उसे पिटता देख ग्यूजिन भागकर अपने बैग से गन निकालने दौड़ा, लेकिन मायोल पहले ही उसकी गन चुरा चुका था। उन्हें लगा कि ये सिर्फ नकली गन है जो डराने के लिए लाई गई है। मायोल ने जैसे ही गन गजिन की तरफ तानी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, ट्रिगर मत दबाना। तभी बगल की क्लास से गोलियों की गूंज सुनाई दी। शियोंगजुन के सिर पर खून सवार हो चुका था। कल तक जो उसे रोज अपमानित करते थे, आज उनके हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। शियोंगजुन किसी को बख्शने के मूड में नहीं था। जो भी सामने आया उसे गोलियों से छलनी कर दिया। यह देखकर मायोल के होश उड़ गए, क्योंकि सबसे ज्यादा वही शियोंगजुन को तंग करता था। लेकिन शियोंगजुन ने उसे खुद मारने के बजाय यह मौका गजिन को दिया। इससे पहले ही वह स्कूल के सभी एग्जिट गेट लॉक कर चुका था।
जान बचाने के लिए सभी छात्र मेन गेट की तरफ भागे, लेकिन वहीं जाकर फंस गए। तभी पीछे से शियोंगजुन आ धमका और पूरी मैगजीन उन पर खाली कर दी। तब तक इस नरसंहार की खबर पुलिस तक पहुंच चुकी थी। डिटेक्टिव ली और मूनबेक तुरंत स्कूल पहुंच गए, लेकिन हालात अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। दोनों ने कांच का दरवाजा तोड़कर कई बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। ली भागता हुआ स्कूल के अंदर घुस गया, जबकि मूनबेक की नजर एक छात्र के हाथ में रिवॉल्वर पर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि उसने उसे अनदेखा कर दिया। उधर स्कूल के अंदर अभी भी दर्जनों छात्र फंसे हुए थे और शियोंगजुन उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। आखिरकार सभी बच्चे लाइब्रेरी में जाकर छिप गए, लेकिन शियोंगजुन वहां भी पहुंच गया। उसे सिर्फ 3 लोगों की तलाश थी, मायोल और उसके 2 साथी। उसकी शर्त साफ थी, अगर वे तीनों सामने आ जाएं तो बाकी सभी की जान बख्श दी जाएगी। तभी एक टीचर भी वहां पहुंच गए, लेकिन शियोंगजुन उन पर भी टूट पड़ा, क्योंकि उसने सैकड़ों बार उनसे मदद मांगी थी, मगर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसकी नजर में उसकी बर्बाद जिंदगी के जिम्मेदार वही लोग थे। इतने में एक छात्र ने डर के मारे मायोल के एक साथी की छिपने की जगह बता दी। शियोंगजुन तुरंत शॉटगन लेकर अंदर घुसा। उसे देखते ही अलमारियों के पीछे छिपे लड़कों की रूह कांप गई। आखिरकार उसने मायोल को ढूंढ निकाला और उस पर 3-4 गोलियां दाग दी। फिर भी मायोल किसी तरह बच निकला, लेकिन अब उसकी बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी डिटेक्टिव ली और मूनबेक वहां पहुंच गए। ली ने फुर्ती दिखाते हुए शियोंगजुन को दबोच लिया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अब ग्यूजिन की गन सीधे मायोल पर तनी हुई थी, मगर आखिरी पल में ग्यूजिन ने खुद पर काबू पा लिया और यही फैसला उसे हत्यारा बनने से बचा गया। उधर मूनबेक के पास जो एड्रेस लिस्ट थी उसे वो पहले ही फेंक चुका था, लेकिन उसे कई पते याद थे। ली के कहने पर उसने वे सारे पते दोबारा लिख दिए। उनमें से एक पते पर एक बुजुर्ग औरत रहती थी, जिसका इकलौता बेटा एक बड़े पॉलिटिशियन के साथ काम करता था और 1 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कोर्ट कचहरी से इंसाफ न मिलने पर किसी अज्ञात शख्स ने उस औरत को एक गन भेज दी। उसी गन से उसने उस पॉलिटिशियन को मौत के घाट उतार दिया। जब ली और मूनबेक उसके घर पहुंचे तो पता चला कि औरत बुरी तरह घायल है और सू उसकी पिस्तौल छीन चुका है। वहां जोंगमैन के पूरे आदमी मौजूद थे, लेकिन ली ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक गुंडे की गन छीनी और अकेले ही सबकी धुनाई कर दी। घायल औरत को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सू की तलाशी लेने पर उसके पास से वही एड्रेस लिस्ट बरामद हुई, जिसके बाद ली ने उस लिस्ट में दर्ज सभी पतों की जांच शुरू करवा दी। इसी दौरान मूनबेक के अतीत का भी खुलासा हुआ। पता चला कि पिछले साल तक वह डोंगवॉल इंडस्ट्रीज, जो मिलिट्री हथियार बनाने वाली कंपनी है, में काम करता था, लेकिन लास्ट स्टेज कैंसर का पता चलते ही उसने नौकरी छोड़ दी। मूनबेक की जिंदगी बचपन से ही दर्द से भरी थी। पैदा होते ही उसकी मां ने उसे अनाथालय में छोड़ दिया। बाद में जिस औरत ने उसे गोद लिया वो असल में बच्चा चोर निकली। एक गिरोह को उसके दुर्लभ AB ब्लड ग्रुप वाली आंख के लिए 100 मिलियन वॉन का सौदा मिला और उसकी एक आंख निकालकर बेच दी गई। इसके बाद उसी औरत ने उसे एक अमेरिकी ऑर्गन ट्रैफिकिंग गिरोह को बेच दिया। उसका ऑपरेशन शुरू ही होने वाला था कि तभी FBI ने छापा मारकर उसकी जान बचा ली। ये सब सुनकर ली को पहली बार मूनबेक पर तरस आने लगा, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। शहर में फ्री में गन बांटने के पूरे खेल के पीछे मूनबेक का ही हाथ था। दूसरी ओर किम के पास छिपे गनों के स्टॉक को लेकर बॉस जैक का दबाव लगातार बढ़ रहा था। अगर वो हथियार किसी और के हाथ लग जाते तो जैक उन सबको जिंदा नहीं छोड़ता। अपनी इसी गलती पर मूनबेक ने बिना एक पल गंवाए उस आदमी को गोली मार दी जिसने यह गड़बड़ की थी। एक शाम जैक अमेरिका के एक गैंग को गन सप्लाई करने पहुंचा, लेकिन यह कोई साधारण डील नहीं बल्कि उसे मारने के लिए बिछाया गया जाल था। दरअसल यही वही गैंग था जिसे सालों पहले ऑर्गन ट्रैफिकिंग के आरोप में FBI ने पकड़ा था। हालांकि उसका सरगना किसी तरह बचकर भाग निकला था। तभी मूनबेक वहां पहुंच गया। उसने अकेले अपनी पिस्तौल के दम पर जैक के दुश्मनों का सफाया कर दिया। हालांकि इस मुठभेड़ में वह खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर जैक ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया और उसकी खोई हुई आंख की जगह एक नकली नीली आंख भी लगवा दी। अब जैक का अगला निशाना था कोरिया में गन बिजनेस फैलाना। इसके लिए मूनबेक ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसका कहना था कि समाज के सताए हुए लोगों तक मुफ्त में गन पहुंचाई जाए। जब पूरे देश में गोलीबारी और दहशत फैलेगी तो जनता खुद सरकार पर गन को लीगल करने का दबाव बनाएगी। इसी योजना के तहत कोरिया में हथियारों से भरे 10 ट्रक भेजे गए। उधर सीओ डर के मारे अपने पास मौजूद सारी गन ली के हवाले कर देता है, लेकिन झूठ बोलता है कि ये हथियार उसे किम के होटल के बेसमेंट से मिले हैं। उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को पहले से शक था कि किम ही कुरियर के जरिए लोगों तक गन पहुंचा रहा था। वहीं ली ने जिन पतों की लिस्ट तैयार करवाई थी उनके CCTV फुटेज खंगालने पर पता चला कि आधे घरों से कोई पहले ही नकली पुलिस बनकर गन ले जा चुका था। असल में ये काम जोंगमैन के आदमियों ने किया था। दूसरी तरफ जोंगमैन भी CEO से बदला लेने की तैयारी कर चुका था। जिस तरह CEO ने किम का कारोबार हड़प लिया था, अब वह भी CEO का पूरा साम्राज्य हथियाना चाहता था। तभी अचानक CEO वहां आ धमका। उसे किम के फोन का लॉक खोलने के लिए उसकी उंगलियों की जरूरत
जरूरत थी, इसलिए उसने कब्र खुदवा कर उंगलियां निकलवाई। लेकिन सीओ को कहाँ पता था कि किम अभी जिंदा है। किम नकली उंगलियों का डिब्बा लेकर जोंग मैन के भेष में सीधे सीओ के ठिकाने पर पहुंच गया और मौका मिलते ही उसे गोली मार दी। जवाबी फायरिंग में किम भी मारा गया। ये खबर मिलते ही जोंग मैन आगबूला हो गया। उसने योंगू के आदमियों का सफाया कर दिया और वहाँ रखा सारा पैसा लूट लिया। उधर ली को भी पता चल गया कि मरने वाला असल में किम था। वह तुरंत मौके पर पहुंचा और मुठभेड़ के बाद घायल जोंग मैन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने मीडिया में यह खबर फैला दी कि अवैध गन बांटने वाला गिरोह पकड़ा जा चुका है। ये सुनते ही जेक भड़क उठा, क्योंकि अब CIA के इस मामले में दखल देने का खतरा बढ़ गया था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे इंटरनेशनल राइफल यूनियन IRU अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्कर संगठन है। अमेरिकन नेताओं का संरक्षण मिलने की वजह से यह संगठन सालों से कानून की पकड़ से बाहर था। अब तक करीब 3000 गन कोरिया में पहुंचाई जा चुकी थी, जिन्हें ब्लू ब्राउन लोगों में बांट रहा था। जांच के दौरान ली को पता चला कि इन सभी गनों में एडवांस GPS चिप लगी हुई है। इतना ही नहीं, ये गन पीड़ित के हैक किए गए मोबाइल फोन के जरिए उनकी बातचीत तक सुन सकती थी। इसी बीच एक पुराने मर्डर केस की सच्चाई सामने आई। जिस आदमी की हत्या हुई थी वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि बेबी बॉक्स से बच्चों को चुराने वाला अपराधी था। शक था कि उसे उसी के किसी पीड़ित बच्चे ने बड़ा होकर मौत के घाट उतारा है, और वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि मूनबैग था। यही वजह थी कि उसने जेक को कोरिया में मुफ्त गन बांटने का आइडिया दिया था। उसकी सोच साफ थी, जिस देश ने उसका बचपन छीन लिया वह उस देश को तबाह कर देगा। तभी कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी का सिस्टम हैक हो गया। मूनबैग ने ली को खबर दी कि उसका पुराना दोस्त सार्जेंट जो कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। दरअसल जो कि बेटी को एक स्कैम कंपनी ने अपार्टमेंट दिलाने के नाम पर ठग लिया था। इंसाफ न मिलने से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। मूनबैग ने जो तक उस स्कैमर की पूरी जानकारी और एक गन पहुंचा दी, जो ने स्कैमर्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और उनमें से एक को पकड़कर सरेआम गन पॉइंट पर ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम का लाइव प्रसारण खुद मूनबैग करवा रहा था। ली ने किसी तरह जो को समझाने की कोशिश की, जिससे चिढ़कर मूनबैग ने ली पर गोली चला दी, अपने बेटे को बचाने के लिए, जो खुद उन गोलियों के सामने आ गया। उन्हें मारने के बाद मूनबैग लाइव प्रसारण पर ऐलान किया कि जिसके साथ भी अन्याय होगा मैं उसे गन दूंगा। मेरे वेबसाइट पर विजिट करके गन ऑर्डर कीजिए। मूनबैग के इस ऐलान का असर पूरे देश में आग की तरह फैल गया। एक पीड़ित महिला ने कोर्ट के अंदर घुसकर हल्की सजा पाने वाले रेपिस्ट को गोली मार दी। जगह जगह गन को लीगल करने की मांग उठने लगी। एक सर्वे में 40% लोग इसके समर्थन में दिखाई दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को पूरे देश में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। 15 दिन बाद ली अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ। तब तक करीब 15,000 लोग और गन ऑर्डर कर चुके थे। उधर मूनबैग उर्फ ब्लू ब्राउन को कोरिया का पूरा बिजनेस संभालने के लिए नया पार्टनर चाहिए था। उसने सभी दावेदारों के बीच एक गन फेंकते हुए कहा, जो जिंदा बचेगा वही मेरा पार्टनर होगा। एक आदमी ने गन उठाकर उसी पर तान दी, लेकिन गन खाली निकली। अगले ही पल बाकी सभी को मार दिया गया और वही आदमी उसका नया पार्टनर बन गया। इसी दौरान 10,000 प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच हथियारों से भरा एक ड्राइवरलेस ट्रक पहुंच गया। ब्लू ब्राउन ने ऐलान कर दिया, जिसे गन चाहिए वो खुद उठाकर ले जाए। देखते ही देखते भीड़ ट्रक पर टूट पड़ी। हालात काबू से बाहर होते देख स्पेशल फोर्स को बुलाना पड़ा। इसी अफरा तफरी में ली और ब्लू ब्राउन के लोगों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। आखिरकार ली धुएं के बीच ब्लू ब्राउन तक पहुंच गया, लेकिन चारों तरफ आम लोग मौजूद थे, इसलिए दोनों में से कोई भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी ब्लू ब्राउन धुएं का फायदा उठाकर गायब हो गया। अगले ही पल एक गोली सीधे उसे आ लगी। उसके गिरते ही भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगे। यह गोली किसने चलाई सीरीज में कभी नहीं बताया गया, लेकिन इशारा साफ था कि इसके पीछे जेक का हाथ हो सकता है। उसने पहले ही मूनबैग को चेतावनी दी थी कि मिशन में कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वैसे भी मूनबैग लास्ट स्टेज कैंसर से जूझ रहा था और मरने से पहले कोरिया को अपने हिसाब से बराबरी वाला समाज बनाना चाहता था। भगदड़ के बीच एक मासूम बच्चा फंस गया। डिटेक्टिव ली ने बिना एक पल गंवाए अपनी गन फेंक दी और बच्चे को अपनी बाहों में छिपाकर तब तक उसकी रक्षा करता रहा जब तक हालात शांत नहीं हो गए। यही पल उसे पूरे देश के लिए शांति का प्रतीक बना गया। ली से प्रेरित होकर लोगों ने अपनी गण सरकार को लौटानी शुरू कर दी और देश धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह रिपोर्टर जो अब तक मूनबैग की हर घटना को वायरल करता आया था, भगदड़ का असली वीडियो भी प्रसारित करना चाहता था। अगर वह वीडियो सामने आ जाता तो यह सच उजागर हो जाता कि ब्लू ब्राउन को किसने मारा था। इसलिए सच को हमेशा के लिए दफन करने के लिए वहां काम करने वाली एक सफाई कर्मचारी ने उस रिपोर्टर को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना।